Hello, this is Shikha, and you're watching your YouTube channel Full Solution. सो लेट अस स्टार्ट टुडे टॉपिक एंड अब हम लोग कंक्लूजन पे हैं। हम लोग एंड करने वाले हैं अपने चैप्टर 1 को। चलिए शुरू करते हैं फटाफट इस टॉपिक को भी एंड खत्म करते हैं चैप्टर 1 को। सो टॉपिक 4 5 6 7 इररिलेवेंट टॉपिक्स है। यहाँ से बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं बनते हैं, इसीलिए एक साथ में इनको पढ़ते हैं। द फर्स्ट नंबर 4 टॉपिक इज फॉरेन ट्रेड। फॉरेन ट्रेड ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल। वहाँ 1947 में फॉरेन ट्रेड का क्या स्टेटस था, ये पता करना है हम लोगों को। तो सबसे पहला है कि रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड ड्यूरिंग द एंशियंट टाइम। अगर हम लोग बात करें इनिशियल जो ट्रेड होता था इंडिया में 1947 के पहले के बिफोर, तो हम लोग देखेंगे कि बहुत रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड है, क्योंकि हमारे पास रिसोर्स बहुत कम है और जो यहाँ रूल करते थे वो यहाँ के लिए ही रूल करते थे, चाहे वो किसी भी किंगडम का बात करें हम लोग। लेकिन जब हम लोग थोड़े ब्रिटिशर्स आना शुरू हुए तो फिर हम लोग धीरे धीरे देखेंगे कि हम प्राइमरी प्रोडक्ट का एक्सपोर्ट कर रहे हैं। प्राइमरी प्रोडक्ट वो प्रोडक्ट्स, चाहे वो स्पाइसेस हो जाए साउथ के एरिया से, चाहे वो कॉटन हो जाए, इंडिगो हो जाए, हम लोग धीरे धीरे एक्सपोर्ट कर रहे थे इनका। बट उतना ही एक्सपोर्ट करते थे हम जितना हमारी लैंड फर्टाइल थी, जितना हमारी लैंड प्रोडक्शन करती थी उसके हिसाब से हम एक्सपोर्ट करते थे। नेक्स्ट, ब्रिटिश मोनोपोली ओवर ट्रेड। अगर हम लोग फॉरेन ट्रेड का बात करें तो जब ब्रिटिशर्स आए थे उन्होंने मोनोपोली स्टैब्लिश कर ली थी ट्रेड पे। आई होप यू नो मोनोपोली। मोनोपोली का मतलब होता है सिंगल सेलर। सिंगल सेलर होगा प्रोडक्ट का और मल्टीपल बायर्स होंगे, दैट इज मोनोपोली। तो उन्होंने मोनोपोली ले ली थी कि इंडिया से अगर कोई प्रोडक्ट जाएगा वो ब्रिटिशर्स के थ्रू होते हुए जाएगा, वरना कोई प्राइवेट मेंबर भी किसी और कंट्री में प्रोडक्ट नहीं बेच सकता है। किन किन प्रोडक्ट्स की बात करते हैं तो पहला है स्पाइसेस, जो केरला में ब्लैक पेपर को गोल्ड बोला जाता था, ब्लैक गोल्ड। कॉटन, आयरन हुआ करता था, एंड अदर प्राइमरी प्रोडक्ट्स लाइक टी, ओपियम, इंडिगो, ऑल दीज थिंग्स। नेक्स्ट, एक्स्ट्रा लार्ज एक्सपोर्ट सरप्लस। अब क्या हुआ ना, हमने एक थ्योरी पढ़ी थी इनिशियल क्लासेस में, ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी। ये थ्योरी हमने पढ़ी थी, इसमें हमने देखा था कि हम एक लार्ज एक्सपोर्ट कर रहे हैं। एक्स्ट्रा वर्ड यहाँ पे यूज करना बहुत इंपॉर्टेंट था, क्योंकि हम एक्स्ट्रा लार्ज एक्सपोर्ट कर रहे हैं। इससे क्या हो रहा है, रिसोर्सेज का एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है, जिससे हमें पता चलता है कि ब्रिटिशर्स को कभी इंडिया का डेवलपमेंट करना ही नहीं था। उनको खाली यहाँ के रिसोर्सेज से मतलब था कि वो यहाँ से रिसोर्स लेके जाए और अपना इंडस्ट्रियलाइजेशन करे। वो यहाँ से लेके जाते थे पर्टिकुलर प्रोडक्ट्स, एंड यहाँ पे उसका पैसा भी वापस नहीं आता था, जो कि हमने लास्ट पॉइंट में डिस्कस किया कि ट्रेड विदाउट रिटर्न। अगर यहाँ से कोई सामान जा रहा है तो उसके बदले में पैसे आने चाहिए ना, गोल्ड या कुछ भी रिटर्न में आना चाहिए, वो नहीं आता था। तो इसीलिए हमारा ट्रेड जो था वो बिना किसी रिटर्न के था। नेक्स्ट, हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। सॉरी, आज थोड़ा आगे पीछे बन गया है ना, इसीलिए। फिफ्थ टॉपिक पे आते हैं हम लोग, डेमोग्राफिक कंडीशन। डेमोग्राफिक का हमेशा मतलब होता है एज, पीपल का जेंडर, एज एंड जेंडर। पीपल के एज एंड जेंडर के अकॉर्डिंग हम क्या पोजीशन है उस टाइम पे। तो 1947 का अगर बात करें तो सबसे पहले ब्रिटिशर सेंसस इंट्रोड्यूस करे थे इंडिया में। आज तो सेंसस हर 10 साल में होता है, अभी 2011 का सेंसस कंटिन्यू है, पर उस समय सेंसस पहली बार आया था। पहला सेंसस 1874 में किया गया था, एंड फिर 1881 में करके उसे ये प्रैक्टिस बना दिया गया था कि हर 10 साल में हम लोग सेंसस को कंडक्ट कराएंगे। ऑल्दो इस साल का सेंसस 2021 में होना था, जो कि नहीं हो पाया ड्यू टू द कोविड। नेक्स्ट इज डेमोग्राफिक ट्रांजिशन। डेमोग्राफिक ट्रांजिशन का मतलब होता है एक फेज ऑफ डेमोग्राफी, एक फेज ऑफ पॉपुलेशन से दूसरे फेज में चेंज हो जाना। लाइक फेज वन, 1921 के पहले हम लोग फेज वन बोलते हैं, उधर दूसरे टाइप के लोग थे, एंड 1921 से 1947 में पॉपुलेशन में चेंजेस आया था। ऑल्दो यहाँ हमारी पॉपुलेशन रिड्यूस हुई थी, 1921 से 47 में हमारी पॉपुलेशन रिड्यूस हुई थी बिकॉज ऑफ वेरी वेल रीजंस। इंपॉर्टेंट रीजन थे कि हमारा पॉपुलेशन का ग्रोथ नहीं हुआ था। रीजन इज हाई एमएमआर, maternal mortality rate, high infant mortality rate. I hope all these words you know. Low per capita income. Famine. Famine is अकाल, लो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, और इन सब चीजों की वजह से पॉपुलेशन का ग्रोथ कम ही हो रहा था, इंक्रीज नहीं हो रहा था। नेक्स्ट इज लाइफ एक्सपेक्टेंसी। आज हम लोग अगर एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इंडिया में जो एक इंसान है वो एटलीस्ट एवरेज 70 साल तक जी सकता है। ये मेल और फीमेल के लिए अलग होता है, हम अप्रोक्सीमेशन लेके 70 कर दिए। तो अगर आज 70 साल तक जी सकता है कोई भी इंसान, लेकिन उस समय हमारी लाइफ एक्सपेक्टेंसी 32 ईयर्स ही थी, जस्ट 32 ईयर्स। कोई भी इंसान बस 32 ईयर्स तक ही उस समय अपनी लाइफ को इमेजिन कर सकता था।
नेक्स्ट इज हाई जेंडर इनइक्वालिटी। जेंडर इनइक्वालिटी के बारे में बहुत ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज वी ऑल नो 1947 में जेंडर इक्वालिटी का क्या सीन था। तभी तो हमें आज विमेन एम्पावरमेंट के लिए बहुत सारी स्कीम्स लानी पड़ रही है, मिशंस लाने पड़ रहे हैं, विमेन एम्पावरमेंट पे फोकस करना पड़ रहा है, जेंडर इक्वालिटी पे फोकस करना पड़ रहा है, रिजर्वेशन देना पड़ रहा है। यहाँ तक कि पार्लियामेंट में भी रिजर्वेशन शुरू हो जाएगा 2026 से, 33% का। सो बिकॉज ऑफ ऑल दीज रीजंस। नेक्स्ट इफ ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर, बहुत इजी वे में समझाया गया ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर को एक ग्राफ के थ्रू। 1947 में क्या स्थिति थी, 2021 में क्या स्थिति है। कि 1947, एक चीज ध्यान देने का है, यहाँ पे पॉपुलेशन इन्वॉल्व लिखा हुआ है, नहीं तो एक चीज होता है कि कंट्रीब्यूशन इन द इकोनॉमी, हियर इट इज रिटन पॉपुलेशन इन्वॉल्व। तो 70% पॉपुलेशन 1947 में एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व थी, 20% मैन्युफैक्चरिंग में इन्वॉल्व थी, 10% टर्शरी सेक्टर में इन्वॉल्व थी। पॉपुलेशन इन्वॉल्वमेंट का बात करते हैं। अगर 2024 में देखें करंट डेटा गवर्नमेंट के रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग, तो 45% के अप्रॉक्स पॉपुलेशन एग्रीकल्चर कर रही है, 20% के अप्रॉक्स मैन्युफैक्चरिंग कर रही है एंड 35% के अप्रॉक्स टर्शरी सेक्टर में। हाँ, ये अलग बात है, अभी आप लोगों को लग रहा होगा कि टर्शरी सेक्टर में 35 कैसे है। तो अगर आप बात करें कंट्रीब्यूशन का टू द इकोनॉमी, तो टर्शरी सेक्टर का कंट्रीब्यूशन बहुत ज्यादा है, 60%, 60 से 70% भी हम ले सकते हैं टर्शरी का कंट्रीब्यूशन। नेक्स्ट मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का कंट्रीब्यूशन 20% ही है, और बचा कुछ एग्रीकल्चर का कंट्रीब्यूशन है 15%, 15% हम लोग ले सकते हैं, 15-15 ले लेते हैं, अप्रोक्सीमेशन का बात हो रहा है यहाँ पे। तो कंट्रीब्यूशन इन द इकोनॉमी इज डिफरेंट एंड पॉपुलेशन इन्वॉल्व इज डिफरेंट। पॉपुलेशन इन्वॉल्व मतलब कितने लोग, नंबर ऑफ पीपल कर रहे हैं ये काम, एंड कंट्रीब्यूशन मीन्स क्या इकोनॉमी को प्रोवाइड कर रहा है वो सेक्टर। नेक्स्ट इज इंफ्रास्ट्रक्चर। नाउ विल टॉक अबाउट द इंफ्रास्ट्रक्चर की 1947 के टाइम पे इंफ्रास्ट्रक्चर का क्या रोल था, क्या स्थिति थी। तो फर्स्ट इज क्या क्या डेवलप था। रेलवे को ब्रिटिशर्स ने डेवलप किया था, पोर्ट्स, कैनाल्स, पोस्ट, टेलीग्राफ। अब आपको देखने में समझ में आ रहा होगा कि या तो ये कम्युनिकेशन या ट्रांसपोर्टेशन, बस ये दो, ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन, इन दो पे ही ब्रिटिशर्स ने फोकस किया है कि इन दो को डेवलप करा जाए ताकि उनका काम आसानी से हो सके। नेक्स्ट, हाँ, एक और चीज है, हिल स्टेशन उन्होंने बहुत डेवलप करा है, चाहे वो मसूरी हो, दार्जिलिंग हो, ये सारा हिल स्टेशन ब्रिटिशर्स ने डेवलप कराया था, ऑफकोर्स फॉर देयर कंफर्ट। बट ये टूरिज्म इंडस्ट्री तो हो गया ना, टूरिज्म इंफ्रास्ट्रक्चर तो हमारे यहाँ हो गया ना, इसलिए। नेक्स्ट, डैम्स कंस्ट्रक्ट कराए गए थे। आज हम लोग देखते हैं ना कि केरला का वो डैम टूट रहा है, या फिर कि तमिलनाडु के उस डैम को मरम्मत की जरूरत है, उसको एक बार इम्प्रोवाइज करने की जरूरत है, तो वो ब्रिटिशर्स के टाइम पे बनाए गए थे। नेक्स्ट, एविएशन सेक्टर। ऑफ कोर्स डैम बनाए गए थे क्योंकि नेविगेट कर पाए, रिवर्स को नेविगेबल बनाया जा सके ताकि प्रोडक्ट इधर से उधर आ जा सके। एविएशन सेक्टर, वो तो टाटा की एयरलाइंस 1932 में इंडिया आई थी, तो एविएशन सेक्टर में भी कुछ इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट थे, था, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट बहुत कम था, ना के बराबर। कॉमन मैन तक ये अवेलेबल नहीं था, एक्सेसिबल नहीं था, अफोर्डेबल नहीं था, एंड इन्वेस्टमेंट भी बहुत कम था। इंफ्रास्ट्रक्चर, एग्रीकल्चर पे कुछ भी नहीं हुआ था, इंडस्ट्रीज में कुछ भी नहीं था, इंडस्ट्रीज नहीं थे, एग्रीकल्चर नहीं थे, हमने कोई कंपनीज नहीं बनाई थी, तो अदर एरियाज में ये ना के बराबर था। सो आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा, और इसी के साथ चैप्टर 1 खत्म होता है। चैप्टर 1 इज ओवर एंड वी विल नाउ कंटिन्यू विद अदर चैप्टर्स। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा, और ये कॉन्सेप्ट का क्लैरिटी के लिए है, कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो इकोनॉमिक्स में आप कॉन्सेप्ट बेस्ड एग्जामिनेशन में आंसर्स लिख पाएंगे। सो थैंक यू एवरीवन।